तो देखिए, आज हम लोग एस्ट्रोनॉमी के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्स एंड अवर सोलर सिस्टम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअल में यूनिवर्स एंड अवर सोलर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है जिसको पढ़ने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो हम लोगों के पास एक ही क्लास में इतना टाइम तो रहता नहीं है कि हम लोग सब कुछ एक ही वीडियो में डिस्कस कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्स एंड अवर सोलर सिस्टम में आज के क्लास में यूनिवर्स को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? यूनिवर्स को स्टडी करेंगे। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड को हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअल में हम लोग ब्रह्मांड को पढ़ नहीं सकते, यानी यूनिवर्स को पूरी तरीके से पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैंने कहीं से पढ़ी होंगी और उन पढ़े लोगों ने कहीं ना कहीं से रिसर्च की होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी हमारे पास रिसर्च किया हुआ मटेरियल है उन्हीं को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। जबकि इस यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई भी नॉलेज या कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उस लिमिट में रहेंगे जितना हमें पता है, ठीक है। तो उस यूनिवर्स के अंदर, किसी यूनिवर्स के अंदर का वो हिस्सा जो हमें पता है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अब यहाँ पर देखिए, यूनिवर्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला क्या? यूनिवर्स खुद, और दूसरा उस यूनिवर्स के अंदर का एक हिस्सा जो कहलाता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो पहले जरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को समझ लेते हैं, देन हम लोग यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपोजिट जा रहे हैं, उल्टा रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत चीजें भी क्लियर हो जाएंगी आपको समझने में। एक्चुअल में देखिए, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता हो। जिसको क्या किया जा सकता हो? ऑब्जर्व किया जा सकता हो, मतलब देखा जा सकता हो, समझा जा सकता हो। तो यहाँ पर हम लोग रहते हैं एक छोटे से प्लेनेट जिसका नाम है क्या? अर्थ। छोटा सा क्यों कहा? क्योंकि इससे मिलियंस टाइम्स बड़े बड़े भी हमारे पास क्या है? प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अर्थ है, और अर्थ पर से यानी इस अर्थ के सरफेस के ऊपर से हम लोग क्या करते हैं? आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। किनकी मदद से? तो हम लोग मदद लेते हैं टेलीस्कोप्स की। किसकी मदद से लेते हैं? टेलीस्कोप्स की। टेलीस्कोप्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो दूर दराज चीजों को देखने में मदद करती है। लेंसेज वगैरह की हेल्प से इसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अर्थ के ऊपर टेलीस्कोप्स मौजूद हैं कुछ सरफेस पर। तो कुछ टेक्नोलॉजी का बेहतर सहारा लेकर के हम लोगों ने सैटेलाइट्स के थ्रू क्या किया है? टेलीस्कोप्स को अर्थ के ऊपर स्पेस में अलग अलग ऑर्बिट्स में स्टेबल कराया हुआ है। तो उन टेलीस्कोप से भी हम लोग इमेजेस कलेक्ट करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, और उनके बिहाफ पर इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन का या इस यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस का हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि अर्थ के सरफेस पर मौजूद टेलीस्कोप्स की मदद से या हमने जो स्पेस में टेलीस्कोप छोड़ी हैं उनकी मदद से हम लोग जिस यूनिवर्स को देख पाते हैं या जिनकी जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं उस यूनिवर्स को हम लोग कहते हैं क्या? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। लेकिन क्या जितना हम देख रहे हैं उसके दूसरी तरफ क्या कुछ भी नहीं है? तो उसके उधर साइड भी कुछ हो सकता है, शायद ऐसी भी चीजें हो जिन्हें हम ऑब्जर्व ना कर पाए हो। तो वो यूनिवर्स यहां पर आता है। मतलब यूनिवर्स के अंदर एक छोटा सा हिस्सा ही हम लोग क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं, और एक बड़ा सा हिस्सा अभी भी हमारे लिए अननोन है। हमारे लिए क्या है? अभी भी उसके बारे में कोई भी एनालिसिस या इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूनिवर्स फिर क्या है? तो देखिए, यूनिवर्स इज टोटैलिटी। टोटैलिटी मतलब यूनिवर्स सब कुछ है। यूनिवर्स क्या है? सब कुछ। टोटैलिटी किसकी? ऑफ एवरीथिंग। जितना भी कुछ है उन सबका टोटैलिटी यानी उन सबका एक कलेक्शन, ठीक है। दैट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता हो। एक्चुअल में यहां पर दैट एग्जिस्ट से हमारा मतलब क्या है कि दुनिया में इस यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिनके बारे में हमारे पास कोई नॉलेज तक नहीं है, ठीक है। तो क्या वो चीज एग्जिस्ट कर रही है वो यूनिवर्स में नहीं होगी? अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो सभी चीजें किसके अंदर हैं? यूनिवर्स के अंदर हैं। तो यूनिवर्स एक वाइड हमारे पास एरिया है और उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, कौन सा? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो यहां पर मैंने जैसे बताया कि यूनिवर्स के बारे में हम लोग टोटल एक ही क्लास में कंप्लीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यूनिवर्स का खुद ही का एरिया इतना बड़ा है, उसके अंदर ऐसी ऐसी अननोन चीजें भी हैं जिनको मैथमेटिकली और फिजिक्स की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के हेल्प से क्या किया जा रहा है? कहा गया कि हाँ ऐसा होता है। बाद में कई सालों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये बात प्रूव हुई कि वो एग्जिस्ट करता है। ऐसे कुछ लेटेस्ट थ्योरीज हैं जो अभी भी प्रैक्टिकली देखी नहीं जा सकी हैं। जैसे अलग अलग टाइम पर मूवीज आती रहती हैं, उसी में से एक बड़ी फेमस सी मूवी है
एवेंजर्स, उसी में अभी एक आई थी लेटेस्ट में ही, डॉक्टर स्ट्रेंज द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स समथिंग करके, तो उसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आया, मतलब एक से ज्यादा यूनिवर्स होने का। सोचिए, मैं तो आपको सिर्फ यूनिवर्स बता रहा हूँ, उसमें ये कोशिश की गई बताने की कि भैया यूनिवर्स ही नहीं, एक से ज्यादा यूनिवर्स पॉसिबल है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि यार कैसे, क्या ये सब भाई कैसे तुमने कह दिया। तो ये सब अलग अलग टाइम पर थ्योरीज हुई हैं, और उन थ्योरीज को कैलकुलेट करके और डिफरेंट अलग हाइपोथेसिस बना करके कॉन्सेप्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। चलिए वो तो बाद में बात करेंगे। तो देखिए यूनिवर्स क्या है, टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। हम लोग बस यूनिवर्स के बारे में इतना ही कह सकते हैं। तो हम लोग बाकी किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, वो है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी जिस यूनिवर्स को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है, किसकी मदद से, टेलीस्कोप्स की मदद से। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा कि आज की क्लास यूनिवर्स पर बेस्ड नहीं है, किस पर बेस्ड है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पर बेस्ड है। और जब यूनिवर्स के बारे में और ज्यादा डिटेल्स आती जाएंगी, मुझे पता चलती जाएंगी, मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में, किसके बारे में, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो देखिए एक्चुअल में किसी भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर स्पेसिफिक जो चीजें दिखती हैं या महसूस की जाती हैं, उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी है, फिजिकल, कौन सी, फिजिकल टाइप मटेरियल्स हैं, और दूसरा कैसी है, नॉन फिजिकल। अब ये फिजिकल और नॉन फिजिकल से हमारा मतलब क्या है समझते हैं। एक्चुअल में देखिए, जिन चीजों को हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो सभी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, फिजिकल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, फिजिकल। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ग्लोब रखा हुआ है, मैं उसको टच कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इस व्हाइट बोर्ड को देख सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ। तो ये सभी चीजें क्या है, फिजिकल है। ऐसे ही अब आपको एक जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ पर कुछ सब एटॉमिक मॉडल्स हैं दैट आर कंटेन्ड इन फिजिकल मटेरियल्स। सब एटॉमिक मटेरियल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, क्वार्क्स, न्यूट्रिनोस, इन सबको हम लोग सब एटॉमिक मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो सब एटॉमिक मटेरियल्स या पार्टिकल्स होते हैं, इनको भी हम लोग फिजिकल की कैटेगरी में डालते हैं। अब आपको लगेगा सर, ना तो मैं इनको देख सकता हूं, ना ही मैं इनको टच कर सकता हूं, तो ये फिजिकल कैसे है। इसका रीजन है क्योंकि इनमें मास एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है, मास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो भले ही हम इनको नेकेड आइज से ना देख सके, हम लोग इनको महसूस करते हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिचुएशंस में, तो इनको फिजिकल की कैटेगरी में डाला गया है। तो दूसरी चीज होती है नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल मतलब क्या, जिनका ना तो कोई मास होता है ना ही कुछ। अभी इसमें एक मैं एग्जांपल दूंगा, तो उसमें तो आप कहेंगे सर नहीं, हमने तो पढ़ा है 12th लेवल पर कि जो लाइट होते हैं फोटॉन्स होते हैं, और फोटॉन्स तो भाई पार्टिकल्स होते हैं टाइप वाला, तो उनको आप ऐसे कैसे कह रहे हैं। तो समझिएगा, इनको अलग टाइम पर मैं अलग से डिस्टिंग्विश करूंगा कि आखिर कैसे। तो अभी के लिए सिर्फ ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करके टॉपिक को इजी फॉर्म में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फिजिकल चीजें, वो चीजें जो हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो नॉन फिजिकल क्या होंगी, जिन्हें हम महसूस करते हैं, जैसे कि फोर्स, दूसरी चीज लाइट। तो इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, महसूस करते हैं ना, फील करते हैं कि हाँ ये हमारे आसपास है, लेकिन ना तो हम इनको टच कर सकते हैं। अब पार्टिकुलरली लाइट को नहीं देख सकते, लाइट की वजह से चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो इन वैसे ही फोर्स यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो हम उसको महसूस कर रहे हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे कि अरे देखो ये जंजीर निकली और खींच के लेकर चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी चीजें हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, वो कौन है, फिजिकल और नॉन फिजिकल। ये तो एक नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन हुआ चीजों का जो हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में देखते हैं। लेकिन एग्जैक्टली जब कैलकुलेशंस के थ्रू, अब देखिए हमारे पास कोई ऐसा वेट बॉक्स तो है नहीं कि हम गए और हमने कहा भैया अपने अर्थ के नीचे ये तराजू लगाया और तौल लिया कि भैया इतना वेट है अर्थ का। ये जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, ये सब मैथमेटिकली डिराइव की गई हैं। इनको मैथमेटिक्स की मदद से क्या किया गया है, डिराइव किया गया है वैल्यूज को, और उन वैल्यूज का सहारा लेकर के हम एग्जैक्टली चीजों को देख भी सकते हैं। बिल्कुल, मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जो हमें मदद करती है उन सभी चीजों को पता करने में, जो चीजें पता नहीं एग्जिस्ट करती थी आज से पहले या करती होंगी, उनको मैथमेटिक्स की मदद से डिराइव कर सकते हैं। ये जादू है मैथमेटिक्स का। चलिए इसके बारे में कभी और बात होगी। वैसे तो बहुत बातें रहती हैं और अलग ही अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से की जा सकती हैं। तो यहाँ पर बात आती है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की। तो देखिए एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो है, अगर उसका एक एंड ये है और एक एंड ये है, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को अप्रोक्सीमेटली हम लोग डायमीटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डायमीटर बोल सकते हैं।
तो जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो कैसा है, उसको एक स्फेरिकल शेप में माना गया है। कैसा माना गया है कि एक स्फेरिकल शेप है, ठीक है, और उस स्फेरिकल शेप में अलग अलग जगह पर बहुत सारी गैलेक्सीज, ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। सोचिए, मैं उस यूनिवर्स की बात कर रहा हूं जो हम देख सकते हैं, उस यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा जो देख ही नहीं सकते, उसमें कितना कुछ रहा होगा। तो एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन 2021 में नया डेटा पब्लिश होता है और कहा जाता है भैया ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज नहीं है, यहां पर सेवरल 100 मिलियन गैलेक्सीज है, मतलब कई 100 मिलियन गैलेक्सीज यहां पर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, ऐसा बोला गया। तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक स्फेरिकल शेप में, अगर कोई चीज स्फेरिकल शेप में है तो उसका अपना क्या रहा होगा, डायमीटर रहा होगा। तो इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का भी एक डायमीटर रहा होगा। तो अब आप कहेंगे सर कोई इंची टेप लेकर नापने गया था क्या, नहीं भाई, ये सब मैथमेटिकली प्रूव्ड चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 8.8 इंटू 10⁻23 मीटर। बहुत बड़ी वैल्यू है। आप 8.8 के आगे क्या कीजिएगा, 23 जीरो लगाते चले जाइएगा, समझ रहे हैं। तो आप सोचिएगा कितनी बड़ी वैल्यू आएगी, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर क्या है कि ये जैसे जैसे जीरो लगाते जाओगे ये डेसिमल शिफ्ट होता चला जाएगा। तो लगभग आप 88 के आगे 22 जीरो लगा डालिए, फिर सोचिए कितनी बड़ी वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का क्या होता है, डायमीटर, इस छोर से इस छोर के बीच की लंबाई, या इस छोर से इस छोर, या समझ रहे सेंटर से पास होने वाले डायमीटर तो जानते ही होंगे फिलहाल। तो ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर होता है। अब अगर हम मान लें कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का कुछ मास है, बिल्कुल होगा, कोई भी चीज अगर दिख रही है तो उसका मास तो होना कंपलसरी है। तो अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास हम लोग लेट कर लें 100 kg है, भाई मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, इसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि अगर हम समझने के लिए ऐसा मान लें कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो मास है वो 100 kg है, या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो जो मास इसका 100% है उसको अलग अलग मटेरियल्स में हम लोग स्टडी करें तो किसका कितना मास आता है। तो यहां समझना होगा इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर ऐसे ढेर सारे मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग उन मटेरियल्स को क्या कर देते हैं, स्पेसिफिक 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। किसके अंदर एग्जिस्ट करने वाली चीजों को, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाली चीजों को। स्पेसिफिक कितने मटेरियल्स में, 3 मटेरियल्स में हम लोग क्या कर देते हैं, उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास ऑर्डिनरी। क्या आता है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मटेरियल्स क्या होते हैं या ऑर्डिनरी चीजें क्या होती हैं। हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हुए या अर्थ के ऊपर जो स्पेस है उसमें सैटेलाइट्स यानी टेलीस्कोप्स को छोड़ करके जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, यानी जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ठीक है, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड, ये जितनी भी चीजें होती हैं, अभी ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन सभी चीजों को बोला जाता है ऑर्डिनरी चीजें। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनरी थिंग्स। तो अगर इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास 100% था तो उसका ओनली 4.9% मास ही ये ऑर्डिनरी थिंग्स क्या करती हैं, कंटेन करती हैं। सोचिए कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं, कितने बड़ी बड़ी गैलेक्सीज में के अंदर नेबुलाज हैं। नेबुला क्लाउड होता है, ठीक है, डस्ट और गैसेस का बना हुआ, अभी सब आगे पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें जो हम टेलीस्कोप्स की मदद से देखते हैं ये सब चीजें हैं ऑर्डिनरी, और इनका इस यूनिवर्स के 100% मास में सिर्फ कंट्रीब्यूशन कितना है, लगभग 5%, यानी 4.9% ही कंट्रीब्यूशन है। तो समझ सकते हैं बाकी जो भी चीजें हैं वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो दिखती तक नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन की मदद से प्रूव की गई है। सेकेंड जो चीज आती है वो है क्या, डार्क मैटर। क्या है, डार्क मैटर। फिर थर्ड चीज जो है वो है आपके पास क्या, डार्क एनर्जी। अब यहां पर क्या है कि ये दो चीजें जो लिखी हुई हैं इसमें डार्क एनर्जी का आने का कॉन्सेप्ट है यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अभी आगे समझेंगे कि क्यों ऐसा बोला जाता है। तो डार्क एनर्जी के एग्जिस्टेंस की हाइपोथेसिस वहीं से आती है कि यूनिवर्स अगर एक्सपैंड कर रहा है तो कोई ना कोई एनर्जी भी रिस्पॉन्सिबल होगी जो उसके एक्सपेंशन में मदद कर रही है, तो उस एनर्जी को बोला गया डार्क एनर्जी। यहां दो वर्ड्स दोनों जगह पर लगे हुए हैं, डार्क। डार्क मतलब एक्चुअल में इन्हें देखा नहीं जा सकता और इनकी एग्जिस्टेंस है, ये प्रूव्ड है, लेकिन इन्हें हम देख नहीं सकते। क्या, तो फिर पता कैसे चला डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है ये पता चला
रेडियो टेलीस्कोप्स वगैरह की मदद लेकर के। अभी उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, तो अभी के लिए थोड़ा नॉर्मल रहते हैं, बैकग्राउंड में ही रहते हैं कि इतना ही जान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डिनरी मटेरियल 4.9% एग्जिस्ट करता है। तो सोचिए जो चीजें हम टेलीस्कोप की मदद से देख रहे हैं वो सिर्फ कितना है, 4.9%, यानी अप्रॉक्स 5% ही है। और डार्क मैटर जो है हमारे पास, उसकी जो क्वांटिटी है बाकी 100% में, वो है ओनली 26.8%। ओनली कितनी है, 26.8%। अब सोचिए लगभग इसको हम अगर 27 कह लें अप्रॉक्स में, इसको हम लोग 5 कह लें, तो टोटल ये दोनों चीजें मिलकर के कितना परसेंट बनाती हैं, 32%। तो रिमेनिंग कितना बचा, लगभग 68%। और वो 68% कौन कंटेन करता है, डार्क एनर्जी। समझने वाली बात यहां पर यही है कि जो चीजें हम चलो ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है, वो चीजें सिर्फ कितनी है, 32% ही, और रिमेनिंग क्या है, डार्क एनर्जी। तो एग्जैक्ट डार्क एनर्जी लगभग कितना आ जाएगी, अगर मैं आपको बता दूं तो लगभग आ जाएगी 68.3%। तो ये 100% में 3 चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं, उसमें से ऑर्डिनरी, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक चीज और भी जानेंगे, वो है क्या, कि ये जो यूनिवर्स है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, ये 3 चीजें मौजूद हैं। यूनिवर्स को बना है किनसे, ऑर्डिनरी चीजों से, डार्क मैटर से और डार्क एनर्जी से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें हम लोग जानेंगे। तो देखिए यूनिवर्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड हमारे पास डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस रही है, कि कुछ लोगों का मानना है, जैसे कि अगर रिलीजियस वे में देखें तो कहते हैं शंकर जी के नाद से बना हुआ है ब्रह्मांड, ठीक है। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग क्या है, मान्यताएं हैं इस ब्रह्मांड के बनने से रिलेटेड। हम लोग उन मान्यताओं को साइड में रखकर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साइंटिफिक रीजंस देखेंगे। देखिए यहां पर साइड में रखने से मेरा मतलब यह है कि मैं उन चीजों को एकदम इग्नोर नहीं कर रहा। अगर कोई रिलीजन ऐसा मानता है कि ऐसा हुआ है तो ठीक है, आप उन भावनाओं को आहत नहीं कर सकते, आप मानते हैं। लेकिन हम लोग यहां पर क्या करते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में साइंटिफिक रीजंस को उनसे मैच करने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई साइंटिफिक रीजन किसी रिलीजन के एक कॉन्सेप्ट से बेहतर ढंग से क्या हो जाता है, मैच हो जाता है, और चीजें बड़ा सिंपल हो जाती हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि हम लोग साइंटिफिक रीजंस को पढ़ेंगे। तो उसी साइंटिफिक रीजन के बिहाफ पर यूनिवर्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड 2 मेन थ्योरीज हैं। उसमें से एक थ्योरी है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। क्या है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी से मतलब है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, ऐसा जिन लोगों का मानना है, ठीक है। तो ऐसा 1919 में हुआ था, ठीक है, जब एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था सर एडविन हबल, ठीक है। तो एडविन हबल ने एक बाद में आपको पता है हबल टेलीस्कोप भी नासा ने लॉन्च की थी स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पर एडविन हबल ने क्या किया, अपने लॉस की मदद से ये प्रूफ किया, या ये प्रूफ करने की कोशिश की। देखिए यहां पर एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ, क्योंकि हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स आज से लगभग 13.789 बिलियन ईयर पहले फॉर्म हुआ था। सोचिए इतने पहले की चीजों को अगर हम एग्जैक्टली कहते कि ऐसा ही हुआ था, ये गलत होगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ शायद ऐसा हुआ होगा। तो यहां पर जितनी भी चीजें वो शायद में चलेंगी, ठीक है, परहैप्स में भी, ठीक है। तो 1919 में एडविन हबल ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बाद में एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमिस्ट रहे, उनका नाम है जॉर्ज लेमेंथियर। तो जॉर्ज लेमेंथियर ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में, बिग बैंग थ्योरी, एक्चुअल में बिग बैंग थ्योरी के नाम से शायद Amazon प्राइम पर एक वेब सीरीज भी है, देखिएगा, अच्छी वेब सीरीज है, उसमें भी एलन मस्क भी आते हैं, ठीक है, और स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताया गया है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो दी गई जॉर्ज लेमेंथियर के बारे द्वारा। फिर इसके बाद इस बिग बैंग थ्योरी के अपोज में, विरोध में क्या हुआ, 3 ग्रेट एस्ट्रोनॉमिस्ट ने मिल करके क्या किया, एक नई थ्योरी दी जिसका नाम है स्टेडी स्टेट थ्योरी। क्या नाम है, स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी, तो यहां पर मेनली हम लोग पहले जानेंगे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी के बारे में,
देन हम लोग स्टडी करेंगे बिग बैंग थ्योरी के बारे में, देन हम लोग स्टडी करेंगे स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में। तो इन थ्योरीज को हम लोग अगली क्लास में एक एक करके अलग अलग क्लासेस में डिस्कस करेंगे ताकि चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और पढ़ते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी के बारे में। बाय बाय, टेक केयर।